आज का हमारा टॉपिक है उदासीनता वक्र, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने उदासीनता वक्र का अर्थ, परिभाषा, उदासीनता अनुसूची, अनुसूची के आधार पर इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, उदासीनता मानचित्र, इंडिफरेंस मैप, और उदासीनता वक्र की मान्यताएं। और कल जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था सीमांत प्रतिस्थापन दर, और उस पर हमने क्लियर किया था कि सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा नेगेटिव होती है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, यानी नीचे की तरफ गिरती हुई होती है, कम होती हुई होती है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उदासीनता वक्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यहाँ मैंने एक एक पेज पे एक एक विशेषता विद डायग्राम्स बनाई हुई है और उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसको अच्छे से देखना है आपको। पहला, उदासीनता वक्र पर सभी बिंदु समान उपयोगिता या संतुष्टि प्रदान करने वाली वस्तुओं के संयोगों को व्यक्त करते हैं। उदासीनता वक्र का जब अर्थ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि उदासीनता वक्र पर दो वस्तुओं से जितने भी पॉइंट्स हम बनाते हैं वो सारे बिंदु वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यानी यहाँ एक ग्राफ दिखाया हुआ है जिसमें ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु है, ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु है, और 5 पॉइंट इस पे दिखाया हुआ है ए बी सी डी ई। इन पांचों पॉइंट, ये पांचों पॉइंट दो वस्तु एक्स और वाई वस्तु के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, और इन पांचों पॉइंट पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अर्थात पांचों पॉइंट में से कोई भी बिंदु चूज करने के लिए वो उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, इसलिए इसे उदासीनता वक्र भी कहते हैं। सेकंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक उदासीनता वक्र के दाईं ओर अधिक ऊंचा दूसरा उदासीनता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर और दो वस्तुओं के श्रेष्ठ संयोगों को व्यक्त करता है। जैसा कि हमने यहाँ उसमें डायग्राम में भी शो किया हुआ है कि एक उपभोक्ता के लिए अनेक उदासीनता वक्र होते हैं। किसी भी उदासीनता वक्र IC1 के दाईं तरफ का उदासीनता वक्र IC2 या IC3 अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्र के द्वारा व्यक्त वस्तुओं के विभिन्न संयोग बाईं ओर के उदासीनता वक्र द्वारा व्यक्त संयोग की तुलना में उचित होते हैं। ये दाईं तरफ क्यों संयोग से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है? क्योंकि दोनों वस्तुओं का कॉम्बिनेशन अधिक है, अधिक कम क्वांटिटी काम में लेते हैं, तो जैसे जैसे दाईं ओर जाते हैं संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है। तीसरा पॉइंट है कि एक उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे दाईं तरफ झुकता हुआ होता है। उदासीनता वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात ऊपर से नीचे दाईं तरफ झुकते हुए होते हैं ये। और ये ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि उपभोक्ता के समान संतुष्टि के स्तर पर बने रहने के लिए एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर वाई वस्तु की मात्रा में कमी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता अथवा संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, अतः वह उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकेगा। और उदासीन वक्र की इस विशेषता को स्पष्ट करने के लिए हमने और ग्राफ नीचे बनाए हुए हैं, जिसमें पहले ग्राफ में उदासीनता वक्र है जो ओ एक्स अक्ष के समानांतर है। यह वक्र यह बताता है कि वाई वस्तु की स्थिर मात्रा के साथ एक्स वस्तु की बढ़ती हुई मात्रा से समान संतुष्टि मिलती है, जो तार्किक सही नहीं है, उचित नहीं है। इसी तरह सेकंड ग्राफ में ओ वाई अक्ष के समानांतर एक उदासीनता वक्र है। इसका मतलब है कि एक्स वस्तु की स्थिर मात्रा के साथ वाई वस्तु की बढ़ती हुई मात्राओं से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, यह भी ठीक नहीं है। और तीसरा ग्राफ, क्यों ये दोनों ग्राफ इसलिए सही नहीं है क्योंकि एक्स वस्तु की मात्रा स्थिर रहने पर वाई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से कुल उपयोगिता बढ़ती जाएगी। अंत में जो तीसरा ग्राफ है उसमें दाईं ओर ऊपर को उठता हुआ उदासीनता वक्र है, जो ये प्रकट करता है कि दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ने पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ने पर उपभोक्ता नए कॉम्बिनेशंस के प्रति उदासीनता रहे। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि उदासीनता वक्र न तो समानांतर
ना ही लंब रूप में और ना ही दाईं ओर उठते हुए हो सकते हैं। ये सामान्यतः ऊपर से नीचे दाईं तरफ झुकते हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उत्तल होते हैं। यहाँ उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकते हुए होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये मूल बिंदु के उत्तल भी होते हैं, क्योंकि उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु के उत्तर घटती प्रतिस्थापन के सीमांत दर के सिद्धांत के लागू होने के कारण होते हैं। एक उदासीनता वक्र पर एक उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के लिए y की घटती मात्रा का त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण जो ग्राफ हमने बनाया हुआ वो ग्राफ शो करता है कि ये मूल बिंदु के उत्तर है, क्योंकि x वस्तु की समान वृद्धि के लिए उपभोक्ता y वस्तु की घटती हुई मात्राओं का त्याग कर रहा है। और जो हमने घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर पढ़ी उसमें हमने यही बताया था कि एक वस्तु यदि बढ़ती है तो दूसरी वस्तु जो घटती है वो घटने की दर धीरे धीरे कम होती जाती है, घटती मात्राओं का वो त्याग करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। यदि दो या अधिक उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो इस मान्यता का खंडन होता है कि उदासीनता वक्र के सभी बिंदु समान कुल उपयोगिता को बतलाते हैं। यहाँ हमने डायग्राम में 3 स्थितियाँ शो कर रखी हैं, ए, बी और सी। ए में उपभोक्ता x की OX1 y में मात्रा तथा y की OY मात्रा प्राप्त करता है। बी स्थिति में x की OX2 मात्रा और y की OY3 मात्रा प्राप्त करता है, और सी स्थिति में x की OX2 और y की OY2 मात्रा प्राप्त करता है। यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि उपभोक्ता A संयोग तथा B संयोग में उदासीन है, क्योंकि A तथा B संयोग एक ही उदासीनता वक्र IC2 पर स्थित है। इसी तरह वह A और C संयोग में भी उदासीन है, क्योंकि ये दोनों संयोग एक ही उदासीनता वक्र IC1 पर स्थित है। अब हमारे संक्रामिकता अथवा ट्रांजिविटी की मान्यता के आधार पर कह सकते हैं कि जब वह A और B में उदासीन है, A और C में उदासीन है, तो B और C में भी उदासीन होना चाहिए। जबकि रेखा चित्र से हमें यह दिख रहा है कि C संयोग में वह Y वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करता है, अतः C पर B की तुलना में संतुष्टि अधिक होगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि B की तुलना में C को वह अधिक पसंद करेगा, अर्थात उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते। जब डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ये क्लियर किया था कि उदासीनता वक्र एक वह रेखा है जो दो या अधिक वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि कोई इंडिफरेंस कर्व OX अक्ष को स्पर्श करता है, जैसा कि IC2 हमारे ग्राफ में IC2 उदासीनता वक्र B बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि X वस्तु की OB मात्रा मिलेगी और Y वस्तु की कोई मात्रा नहीं मिलेगी। इसी प्रकार IC1 उदासीनता वक्र A बिंदु पर OY अक्ष को स्पर्श करता है, तो उपभोक्ता को Y की OA मात्रा और X वस्तु की कोई मात्रा नहीं मिलेगी। ऐसी रेखाएं हमारी उदासीनता वक्र की इस धारणा के विरोधी हैं कि उपभोक्ता दो या अधिक वस्तुओं के संयोगों को खरीदता है। नेक्स्ट है हमारा कि यह आवश्यक नहीं कि उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतरी हो। जैसा कि हमने डायग्राम में भी दिखाया है कि दोनों इंडिफरेंस कर्व IC1 और IC2 एक दूसरे के पूरे समानांतर नहीं है। सभी उदासीनता वक्र का ढाल जरूर ऋणात्मक होता है, ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकते हुए होते हैं, और उदासीनता वक्रों का ढाल अर्थात गिरने की दर समान हो ये आवश्यक नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सभी उदासीनता वक्रों में सीमांत प्रतिस्थापन की तरह समान होना आवश्यक नहीं है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, विशेषताएं थी, जो वापस मैं एक एक पॉइंट रिपीट कर रही हूँ कि पहला पॉइंट था हमारा उदासीनता वक्र पर सभी बिंदु समान उपयोगिता या संतुष्टि प्रदान करने वाली वस्तु के कॉम्बिनेशंस को व्यक्त करते हैं। सेकंड पॉइंट था कि एक उदासीनता वक्र के दाईं ओर अधिक ऊंचा दूसरा उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर
तथा दो वस्तुओं के उचित संयोगों को व्यक्त करता है। तीसरा पॉइंट था, एक उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे दाईं तरफ झुकता हुआ होता है। फोर्थ पॉइंट था, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उत्तल होता है। नेक्स्ट, उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता। और लास्ट था कि ये आवश्यक नहीं कि उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतरी हो। ये विशेषताएं। अब नेक्स्ट मेन हेडिंग हमारी आती है बजट रेखा या कुल व्यय रेखा। अब इसमें होता क्या है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखो, उदासीनता वक्र विश्लेषण में बजट रेखा का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसको कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे मूल्य रेखा, व्यय रेखा, उपभोग संभावना रेखा, मूल्य आय रेखा इत्यादि। उपभोक्ता के उदासीनता मानचित्र में दाईं ओर का उदासीनता वक्र अपने से बाईं ओर के उदासीनता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है, जैसा कि हमने उदासीनता मानचित्र में इसको पढ़ चुके हैं। अतः उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करने के लिए अधिकतम संभव उच्च उदासीनता वक्र पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। अब प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्र पर पहुंच सकता है क्या? वो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके इस कार्य में दो अवरोध कार्य करते हैं। पहला, उसे वस्तुएं खरीदने के लिए मूल्य देना पड़ता है। दूसरा, उसके पास वस्तुएं खरीदने के लिए सीमित आय होती है। इसलिए वह कितनी मात्रा में वस्तुएं खरीद सकेगा तथा अपने उदासीनता मानचित्र में किस वक्र पर पहुंच सकेगा, वह वस्तुओं के मूल्य और उसकी मौद्रिक आय पर निर्भर करेगा। तो वस्तुओं के मूल्य और उपभोक्ता की आय, वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, वस्तुओं के मूल्य और उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली रेखा को हम बजट रेखा या मूल्य रेखा कहते हैं। बजट रेखा या मूल्य रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जिनको उपभोक्ता दिए हुए मूल्य और दी हुई समान मौद्रिक आय से परचेज कर सकता है। अर्थात मूल्य रेखा पर स्थित सभी संयोगों की लागत समान होती है और दी हुई मौद्रिक आय के बराबर हो सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर सकते हैं और यहाँ ग्राफ में भी हम इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। माना कि एक उपभोक्ता के पास एक्स और वाई वस्तु पर खर्च करने के लिए 40 रुपये हैं। बाजार में एक्स वस्तु का मूल्य 8 रुपये पर यूनिट और वाई वस्तु का मूल्य 4 रुपये पर यूनिट है। अब उपभोक्ता अपनी समस्त आय यदि 40 रुपये पूरे एक्स वस्तु पर खर्च करता है तो 5 इकाइयाँ खरीद सकेगा, और अपनी पूरी की पूरी आय 40 रुपये यदि वो वाई वस्तु पर खर्च करता है तो 10 यूनिट खरीद सकेगा। अब हमारे रेखा चित्र में हमने 5x और 10y को एक सीधी रेखा से मिला दिया, तो जो ये रेखा बनी है इसको हम कहते हैं बजट रेखा या मूल्य रेखा। रेखा चित्र में हमने उसको PL से दर्शाया हुआ है। PL एक मूल्य रेखा है जो x और y वस्तु के उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपने 40 रुपये की कुल मौद्रिक आय से प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ ये हमें ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी वस्तुओं का ऐसा सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता जो बजट रेखा के बाहर दाईं ओर स्थित है। यानी जो ए पॉइंट हमने दर्शाया हुआ है वहाँ पर एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ, ए संयोग जो एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 5 इकाइयों से बना है, प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि उपभोक्ता बजट रेखा के अंदर के सहयोग प्राप्त कर सकता है। अब इसमें बी है, बी को क्योंकि एक्स की 2 और वाई की 2 इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है, परंतु बजट रेखा के नीचे के संयोगों को प्राप्त करने पर वह अपनी संपूर्ण आय को खर्च नहीं कर पाएगा। अतः उपभोक्ता सदैव बजट रेखा पर स्थित कॉम्बिनेशन में से ही किसी कॉम्बिनेशंस को चुनता है। तो मूल्य या बजट रेखा का ढाल दो वस्तुओं के मूल्य के अनुपात को बतलाता है। ये हमारी मेन बजट रेखा। अब इस बजट रेखा में हम परिवर्तन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, वस्तु के मूल्य में यदि हम परिवर्तन कर दें तो बजट रेखा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पहला जो हमने ग्राफ शो कर रखा है उसमें हमने ये मान लिया कि x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है
और वाई वस्तु के मूल्य और उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक बजट या मूल्य रेखा PL है। एक्स वस्तु के मूल्य कम होने पर बजट रेखा परिवर्तित होकर PL1 हो जाती है। उपभोक्ता अब PL1 बजट रेखा के अनुसार क्रय कर सकता है। P बिंदु स्थिर है। अब एक्स वस्तु की पहले से अधिक मात्रा वो खरीद सकता है। यदि एक्स वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं तो बजट रेखा PL2 हो जाएगी और उपभोक्ता एक्स वस्तु की कम इकाइयाँ क्रय कर सकेगा। अब नेक्स्ट जो ग्राफ है उसमें हमने वाई वस्तु के मूल्य में परिवर्तन किया है और एक्स वस्तु के मूल्य और उपभोक्ता की आय को स्थिर मान लेते हैं। अब वाई वस्तु के मूल्य में यदि कमी होती है तो बजट रेखा PL से बदलकर P1L हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता दी हुई आय से वाई वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्रय कर सकेगा और एक्स और वाई वस्तु के वे सभी संयोग क्रय कर सकेगा जो नई बजट रेखा P1L पर स्थित है। यदि वाई वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो नई बजट रेखा हो जाएगी P2L, जो उपभोक्ता वाई वस्तु की कम इकाइयाँ क्रय कर सकेगा। तो यदि एक्स वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, वाई वस्तु का मूल्य कांस्टेंट और आय कांस्टेंट है, तो भी बजट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा ग्राफ हमारा शो कर रहा है जिसमें वाई वस्तु के मूल्य में परिवर्तन है किंतु एक्स वस्तु का मूल्य और आय कांस्टेंट है, तो भी बजट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि आय में परिवर्तन के कारण भी बजट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। जो ग्राफ हमने शो कर रखा है उसमें इनिशियली स्टार्टिंग में हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता की आय के अनुसार प्रारंभिक बजट रेखा PL है। अब एक्स वस्तु के मूल्य और वाई वस्तु के मूल्य स्थिर है और आय बढ़ जाती है उपभोक्ता की, तो आय बढ़ने से वह दोनों ही वस्तुएं अधिक क्रय करेगा और बजट रेखा दाईं तरफ परिवर्तित हो जाएगी P1L1 पर। बजट रेखा के दाईं ओर सरक जाने पर उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाएगा। यदि वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं और उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो बजट रेखा बाईं तरफ सरककर P2L2 हो जाएगी और उपभोक्ता नीचे उदासीनता कर्व पर पहुंच जाएगा क्योंकि उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों ही वस्तुओं को कम क्रय कर सकेगा। तो ये हमारा बजट रेखा कि कैसे बजट रेखा बनती है। बजट रेखा में 2 पॉइंट मूल्य परिवर्तन के कारण और आय परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो सकता है और आगे कल इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसके लिए इतना ही।